जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है जीके जीएस का। 1 अगस्त से चल रहा है और यह जो प्रैक्टिस सेट है शाम 5 बजे से चल रहा है। 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ चल रहा है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे चल रहा है फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ। तो चलिए आज जीके का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 38 प्रश्न आपके होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा से किसके बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आते हैं नोएडा, मथुरा, दिल्ली या फिर जो है गाजियाबाद। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा से किसके बीच, तो जो है मथुरा के बीच, आगरा से मथुरा के बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो हाल ही में जो है प्रदेश सरकार ने आगरा से बटेश्वर, ठीक है, आगरा से बटेश्वर और बटेश्वर से जो है मथुरा के गोवर्धन के बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है मैरी कॉम, राहुल द्रविड़, नीरज चोपड़ा या फिर जो है पीवी सिंधु, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वह मैरी कॉम को प्रदान किया गया है। किनको? तो मैरी कॉम को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाजी जो है मैरी कॉम, ठीक है, इनको जो है प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 40 नंबर की नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह या फिर जो है सलमान खान। तो यहाँ पर जो है नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से जो सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं वह जो है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बने हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन हैं इनको जो है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी एडेक्स जो है और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर जो है केरल। तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क जो है वह तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान यानी कि NIBM कहाँ स्थित है। यहाँ ऑप्शन है नागपुर, मुंबई, पुणे या फिर जो है हैदराबाद। तो जो राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान है यह पुणे में स्थित है। कहाँ पर? तो पुणे में स्थित है जो राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी। कब? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और परामर्श का संचालन करना है। और यह एक जो है कैसी संस्था है? तो स्वायत्त संस्था है। क्या है? तो स्वायत्त संस्था है जो NIBM है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष ... के महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है अक्टूबर, नवंबर, अगस्त या फिर जो है सितंबर। तो राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के महीने में जो है देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है अच्छा स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है नागालैंड, केरल, कर्नाटक या फिर जो है मिजोरम। तो जो हॉर्नबिल महोत्सव होता है यह कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। जो हॉर्नबिल महोत्सव है प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, 1 से 10 दिसंबर के बीच भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और यह त्यौहार कोहिमा जिले में, ठीक है, कहाँ पर? तो कोहिमा जिले में नागा विरासत गाँव किसाना में, ठीक है, किसामा में एक मंच पर नागाओं को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करता है। और इस
इस उत्सव का जो है नाम क्या है, तो हार्नबिल पक्षी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसे जो है त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किसको, हार्नबिल उत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी आत्मकथा पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बेकहम द्वारा वर्ष 2003 में प्रकाशित की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए शॉट एट हिस्ट्री, द ग्रेटेस्ट, माई ओन स्टोरी, माई साइड, या फिर जो है स्टैंडिंग माई ग्राउंड। तो जो आत्मकथा है किनकी, अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बेकहम की, यह 2003 में प्रकाशित की गई थी, वह कौन सी है, तो माई साइड है। क्या है, तो माई साइड जो है आत्मकथा प्रकाशित की गई, जो अंग्रेजी फुटबॉलर कौन है, तो डेविड बेकहम है। ठीक, यहाँ पर जो है द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी जो है, यह किसकी जो है आत्मकथा है, तो यह जो है मोहम्मद अली की आत्मकथा है। किनकी, तो मोहम्मद अली की है। स्टैंडिंग माई ग्राउंड, यह किसकी आत्मकथा है, तो यह जो है मैथ्यू हेडन की जो है आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से जो है किस शहर में स्थित है, तो ऑप्शन है आपके कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, या फिर जो है बेंगलुरु। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वह कोलकाता शहर में स्थित है। कहाँ पर, तो कोलकाता शहर में स्थित है। ठीक, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारतीय राज्य के पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में एक स्थित जो है ब्रिटिश कालीन स्मारक है। यह जो है 1906 से लेकर, ठीक है, कब से, तो 1906 से लेकर 1921 ईस्वी के बीच में निर्मित किया गया था। यह जो है स्मारक ब्रिटेन, इंग्लैंड को तत्कालीन साम्राज्ञी जो थी महारानी विक्टोरिया को समर्पित है, जो विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में न्योरा या नेओरा जो है वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन होते हैं महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, या फिर जो है पश्चिम बंगाल। तो न्योरा या नेओरा वैली नेशनल पार्क जो है वह स्थित है तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, न्योरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जल्दापारा, ठीक है, जल्दापारा, जल्दापारा, ठीक है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ठीक, महाराष्ट्र में स्थित जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में वह कौन से हैं, तो चंदौली है, संजय गांधी है और ताडोबा है। और हिमाचल प्रदेश में जो स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन से हैं, तो ग्रेट हिमालयन, हर किला, ठीक है, इदर किला और खीरगंगा, पिन वैली और सिंबल बारा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर है कि असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। असम का जो सत्रिय नृत्य है यह जो है कौन से नंबर का शास्त्रीय नृत्य है, तो जो है 8वें नंबर का शास्त्रीय नृत्य है। किस नंबर का, तो 8वें नंबर का है और सबसे नया जो है शास्त्रीय नृत्य ही है असम वाला। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, ऑप्शन है चैतन्य, सितारा देवी, बिरजू महाराज, या फिर जो है शंकर देव। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह शंकर देव करेक्ट होता है। क्षत्रिय शंकर, क्षत्रिय शंकर, यहाँ पर ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो असम के क्षत्रिय नृत्य में संस्थापक के रूप में संत श्रीमंत शंकरदेव को जाना जाता है। शंकरदेव जी को जो है आधुनिक असमिया जाति का जनक भी माना जाता है। यह नृत्य सत्र नामक असम के मठों में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, या फिर जो है झांसी। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पर, तो गाजियाबाद में। ठीक है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। ठीक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वो झांसी में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, या फिर जो है फैजाबाद। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है कि बहू बेगम का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। कहाँ पर, तो फैजाबाद में स्थित है। ठीक, बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में स्थित है। यह नवाब शुजाउद्दौला की रानी उन्मादुज जोहरा
बानो उर्फ बहू बेगम के लिए निर्मित किया गया था। इसका निर्माण नवाबी शैली के अंतर्गत जो है कब किया गया था, तो 1816 ईस्वी में किया गया था। और इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है, तो 42 मीटर है। किसकी, बहू बेगम का जो मकबरा स्थित है फैजाबाद में। ठीक, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है, तो ऑप्शन है मछली, गरुड़, मोर या फिर जो है गैंडा। तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस का चिन्ह है उसमें जो जानवर है वह आपका कौन सा है, तो मछली है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। और इसमें जो मछलियां हैं वह जो है दो मछलियां हैं, एक ऐसे है तो एक ऐसे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब की गई थी, तो 1861 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा, तो 1861 के अधिनियम द्वारा 1863 ईस्वी में पूर्ण रूपेण जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, यह गणतंत्र भारत की प्राचीनतम पुलिस तथा विश्व का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है जो उत्तर प्रदेश पुलिस बल है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मोटो है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, जो मोटो है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ठीक, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है जैन, सिख, ईसाई या फिर जो है बौद्ध। तो जो उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला है ना, यह जो है जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। किससे, तो जैन समुदाय से। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, 5 दिन तक जो है चलने वाला जो योग्यता काम्पिल मेला है मार्च महीने में, कब, तो मार्च महीने में जो है फर्रुखाबाद ज़िले में आयोजित किया जाता है। जो काम्पिल मेला है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आयोजित काम्पिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है, वह कौन सा जिला है। ऑप्शन है अमेठी, जालौन, देवरिया या फिर जो है कुशीनगर। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जो जालौन जिला है इसको चुना गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जालौन में जो है हस्तनिर्मित कागज, अमेठी में जो है क्या दिया गया है, तो मूज उत्पाद। ठीक है, क्या दिया गया है, तो मूज का उत्पादन दिया गया है। ठीक, कुशीनगर में जो है केले के रेशे से बने उत्पाद को दिया गया है, कुशीनगर से कुशीनगर केला, कुशीनगर केला। देवरिया से जो है जो सजावटी सामान होते हैं उसको एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर जो है अनुसंधान दिए गए हैं, तो इनमें पूछ रहा है कि ऐसा एक है जो सुमेलित ही नहीं है। ठीक है, कौन सा, तो इसमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, यह ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वाराणसी में है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कहाँ पर है, तो वाराणसी में है, तो सही है। और यहाँ पर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, तो यह भी सही है। भारतीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, यह भी सही है। लेकिन जो यहाँ पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान श्रीनगर है, यह जो है असत्य है। ठीक है, तो केंद्रीय जो उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है, तो राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पर लखनऊ होगा तब यह सही होगा। तो यहाँ पर पूछा था कि सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, तो यह केंद्रीय बैंक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो है निम्नलिखित में से जो है किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। ऑप्शन है राजमन्नार समिति, लकड़वाला समिति, चिलैया समिति या फिर जो है चक्रवर्ती समिति। तो यहाँ पर जो है किन समितियों की संस्तुतियों के आधार पर, तो जो लकड़वाला समिति है ना, लकड़वाला समिति की संस्तुतियों के आधार पर जो है भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। ठीक, तो भारत में गरीबी के अनुमान की प्रविधि के निर्धारण हेतु समय समय पर अनेक समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों में अलग, ठीक है, अलग समिति, ठीक, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समितियाँ आदि प्रमुख रूप से कार्यरत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो ऑप्शन है पौंडीचेरी, पंतनगर, हैदराबाद या फिर जो है नई दिल्ली। तो
1974 ईस्वी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है वह पौंडीचेरी में की गई थी। कहाँ पर? तो पौंडीचेरी में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है कब खोला गया था? 1974 में खोला गया था। कहाँ पर? तो पौंडीचेरी में खोला गया था। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? तो वह जो है पंतनगर में खोला गया था। कहाँ पर? पंतनगर पंतनगर उत्तराखंड में खोला गया था। ठीक है, वह भी कब खोला गया था? तो 1960 में जो है कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। कहाँ पर? तो पंतनगर, ठीक, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में इस विकल्पों में से जो है कौन सा एक विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन करेक्ट होते हैं भिलाई मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर ये तो गलत है। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल, जी बिल्कुल सही है। जमशेदपुर झारखंड सही है। राउरकेला उड़ीसा, यह भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन ए है भिलाई मध्य प्रदेश, यह आपका गलत हो जाता है। ठीक है, जो भिलाई है यहाँ पर कहाँ पर है? तो CH यानी कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, और जो दुर्गापुर है वह पश्चिम बंगाल में तो है ही, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला जो है वह उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से जो है किसको विभाजित करता है? यहाँ ऑप्शन है अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से, अंडमान द्वीप को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, या लक्षद्वीप को जो है मालदीव से। तो जो 10 डिग्री चैनल है ना, यह जो है अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो होता है वह मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप को जो है मालदीव से, ठीक है, लक्षद्वीप को मालदीव से जो है अलग करता है, तो जो 8 डिग्री चैनल होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्न में से जो है कौन दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, या फिर जो है अटाकामा मरुस्थल। तो यहाँ पर जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो उसको जो है थार का मरुस्थल कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है, और थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग भारत के राजस्थान राज्य में विस्तृत है, और जो सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है भारत में वह जो है राजस्थान में ही पाया जाता है। कहाँ पर? तो राजस्थान में ही पाया जाता है। ठीक, थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, यह भी पॉइंट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 61 नंबर है, किस कला शैली को भारतीय तथा यूनानी आकृति का सम्मिश्रण कहा जाता है? तो ऑप्शन है शिखर, द्रविड़, गांधार, या फिर जो है नागर। तो किस कला शैली को? तो गांधार कला शैली को जो है भारतीय तथा यूनानी आकृति का सम्मिश्रण माना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो भारतीय तथा यूनानी आकृति का सम्मिश्रण जो है वह गांधार कला शैली को माना जाता है। गांधार कला शैली के प्रमुख संरक्षक जो है वह शक और कुषाण थे। कौन थे? तो शक और जो है कुषाण जो है यह गांधार कला शैली के प्रमुख संरक्षक थे। ठीक, गांधार कला शैली का सर्वाधिक विकास जो है कुषाण काल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किसने सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम, या फिर जो है जैमिनी। तो जो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं वह कपिल जी हैं। कौन है? तो कपिल जी हैं। तो यहाँ ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो पतंजलि हैं यह योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। किसके? योग दर्शन के। और जो गौतम हैं यह न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं, और जो जैमिनी हैं यह जो है पूर्व मीमांसा, यह जो है मीमांसा दर्शन के जो है प्रतिपादक हैं। कौन? जैमिनी। और जो है वेदांत दर्शन जिसको उत्तर मीमांसा कहा जाता है, इसके प्रतिपादक जो है बादरायण हैं। वैशेषिक दर्शन के कणाद या फिर जो है उलूक हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर 6 वैदिक दर्शन हैं, ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1451 में, 1452 में, 1453 में, या 1454 में। तो लोधी वंश की जो स्थापना हुई थी 1451 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1451 ईस्वी में। तो लोधी वंश के जो प्रमुख संस्थापक थे यानी कि संस्थापक थे वह कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। कौन थे? बहलोल लोधी ने जो है क्या किया था? लोधी वंश की स्थापना की थी, बहलोल लोधी ने। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था कौन सा? तो जो लोधी वंश था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश जो था वह भी लोधी वंश ही था। ठीक, लोधी वंश की शासनावधि जो थी वह 1451 ईस्वी से लेकर कब तक थी? तो
1526 ईस्वी तक थी। ठीक है, लोदी वंश के अंतर्गत कुल 3 शासक ही हुए थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है वह 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित हो जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में क्या किया था, तो आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किसने वर्ष 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? ऑप्शन है नॉर्थ ब्रूक, लिटन, डफरिन या फिर जो है रिपन। तो जो है यहाँ पर 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त कर दिया गया था, वह लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। तो यहाँ पर जो है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम या एक्ट जो है वर्ष 1878 में जो है क्या किया गया था, तो पारित ही किया गया था। ठीक है, 1878 में पारित किया गया था। ठीक, किसके समय में? तो लिटन के समय में। और इसको निरस्त किसने कर दिया? तो रिपन ने कर दिया था। ठीक, इस अधिनियम के तहत कोई भी समाचार पत्र ऐसी खबर प्रकाशित नहीं करेगा जिसमें सरकार विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त कर दिया गया वर्ष 1882 में। ठीक है, कब निरस्त किया गया? तो 1882 में निरस्त किया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। और इन्हीं के शासनकाल में जो है प्रथम बार नियमित जनगणना शुरू हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना शुरू हुई थी, लेकिन जो नियमित जनगणना शुरू होती है वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जो है कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थे? ऑप्शन है मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान या फिर जो है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर जो है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे तो सर सैयद अहमद खान थे। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थे, कौन? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। सर सैयद अहमद खान ने भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए बहुत अधिक आंदोलन किया था। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण करना था। किसका? तो अलीगढ़ आंदोलन का। ठीक, साइंटिफिक जो सोसाइटी थी 1864 की साइंटिफिक सोसाइटी थी, इसके जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान ही थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 100 सदस्य हैं विधान परिषद में। ठीक है, इनमें से जो है 10 सदस्य यानी कि 1/10 को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के महान्यायवादी को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार प्राप्त है ना, वह जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान की प्रहरी तथा संरक्षक माना जाता है। किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न देखिए कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? तो आपके ऑप्शन है वर्ष 2002, वर्ष 2006, वर्ष 2010 या फिर जो है वर्ष 2014। तो यहाँ पर जो है जो लागू किया गया था शिक्षा का अधिकार वह 2010 में लागू किया गया था। कब? 2010 में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जो प्रस्तावित था शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। और यह जो 86वां संविधान संशोधन है इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21A में। किसमें? तो 21A में दिया गया और मौलिक कर्तव्य में जो है जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें प्रदान किया गया। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 25। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित राज्य या संघ शासित प्रदेश में से किसकी लोकसभा में मात्र एक सीट उपलब्ध है, यानी कि एक सीट ही निर्धारित है। यहाँ ऑप्शन है गोवा, मणिपुर, मेघालय या फिर जो है नागालैंड। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा में मात्र एक सीट निर्धारित है, तो वह है नागालैंड। कौन सा लैंड है? नागालैंड है। तो ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट हो जाता है। गोवा, मणिपुर और जो मेघालय हैं, ठीक है, गोवा, मणिपुर और जो मेघालय हैं, यहाँ पर लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं? तो 2-2 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा धातु लवण पानी में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर जो है Ca जो Cl2 है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ना, यह जो है अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। तो किसी जल की कठोरता आमतौर पर उसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु लवणों की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? ऑप्शन है 220 मीटर प्रति सेकंड, 232 मीटर प्रति सेकंड, 343 मीटर प्रति सेकंड या फिर जो है 110 मीटर प्रति सेकंड। तो हवा में ध्वनि का जो वेग होता है वह कितना होता है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट, सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर जो है हवा में ध्वनि का जो वेग होता है, किसका? 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का जो वेग होता है वह 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। समुद्री जल में जो ध्वनि का वेग होता है वह कितना होता है? तो 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर स्टील में ध्वनि की जो चाल होती है वह 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑक्सीजन में ध्वनि की जो चाल होती है वह 310 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? अंगूर की खेती को, मत्स्य पालन को, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन या फिर जो है फलों को उगाना। तो जो सेरीकल्चर कहा जाता है वह रेशम के कीटों को जो है वाणिज्यिक पालन जो किया जाता है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीटों को जो है शहतूत के पौधों पर पाला जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर कहा जाता है। क्या? विटीकल्चर कहा जाता है। तथा फलों एवं सब्जियों की विशेष खेती को जो है क्या कहा जाता है? तो बागवानी कहा जाता है, जिसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि स्कर्वी पर्याप्त नहीं होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कमजोरी, रक्ताल्पता, मसूड़ों की बीमारी और जो है त्वचा रक्तस्राव होता है। ऑप्शन है स्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन, साइनोकोबालमिन या फिर जो है नियासिन। तो जो स्कर्वी होता है आपको पता ही है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, यानी कि स्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन जो सी है आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। स्कर्वी बीमारी जो है पर्याप्त स्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी के न होने के कारण होता है। इसमें मसूड़ों में रक्तस्राव आदि होता है। विटामिन सी के मुख्य जो स्रोत होते हैं खट्टे फल ही होते हैं और उनमें सबसे प्रमुख जो होता है आंवला होता है। ठीक, नींबू होता है, संतरा होता है, ये सभी होते हैं। ठीक, साइनोकोबालमिन जो होता है यह कौन सा होता है? तो विटामिन B12 होता है। साइनोकोबालमिन की कमी से जो है लाल रक्त कणिकाओं का संश्लेषण कम हो जाता है। ठीक है, और जो निमोनिया है फेफड़ों संबंधी संक्रमण होता है। क्या? जो निमोनिया होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की और आखिरी प्रश्न है। ठीक है, 38 प्रश्न हो जाते हैं आपके कंप्लीट। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक या फिर जो है जोनास साल्क। तो जो पोलियो के टीके की खोज है ना वह जोनास साल्क के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो जोनास साल्क के द्वारा की जाती है पोलियो के टीके की खोज। यह एक संक्रामक रोग होता है। क्या? जो पोलियो है यह एक संक्रामक रोग होता है और यह किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है। किससे? तो विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। किसकी? तो कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। किसकी? चेचक के टीके की खोज की थी। और यहाँ पर जो रॉबर्ट कोच है ना इन्होंने क्या खोजा था? तो इन्होंने जो है तपेदिक जीवाणु खोजा था। क्या खोजा था? तपेदिक जीवाणु की जो है खोज की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। और इनको जो है 1905 में, कब? 1905 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था रॉबर्ट कोच को। ठीक,
तो यहाँ पर जो है हमारा यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस जीके जीएस कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर 38 प्रश्न का फुल डिटेल सोल्यूशन आपको देखने को मिला। पर डे शाम 5 बजे आपको यह देखने को मिलता रहेगा और सुबह 7 बजे आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।